हमारा नोटबुक टाइटल है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एपिसोड 8 मुझसे दोस्ती करोगे। रोहित मारवा की दादी काफ़ी समय से बीमार थी। डॉक्टर अमृता से अपॉइंटमेंट लेने की काफ़ी नाकाम कोशिशें कर चुका था रोहित। अब उसके पास मौका था डॉक्टर अमृता से फेस टू फेस मिलने का। रोहित ने अपने स्वीट से बाहर निकलते हुए होटल रिसेप्शन को फ़ोन लगाया। सिस्टम में चेक करके मुझे तुरंत बताओ, क्या डॉक्टर अमृता ने हमारी होटल में चेक इन किया है? मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। दिस जी इट्स अर्जेंट। डॉक्टर अमृता हमारी होटल में हैं और हमें उसे ढूंढना है। होटल पैराडाइज बॉल रूम। शाम के 6 बज चुके थे। बाथरूम में एक एक करके कुणाल के सारे दोस्त आने लगे थे। बॉल रूम में मनाली के नामचीन परिवारों के बच्चे कुणाल के दोस्त थे। इनमें से ज़्यादातर यंगस्टर रोज़ किसी न किसी की पार्टी में जाने वाले आदि थे। महंगे कपड़े, जूते, लेटेस्ट फैशन की नुमाइश करने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता था। लड़के अपनी घड़ियाँ, फ़ोन और गैजेट्स शो ऑफ कर रहे थे। लड़कियाँ अपने डिज़ाइनर ड्रेसेज और ज्वेलरी दिखाकर एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रही थीं। ऐसे में अनिका कामनी को ढूंढती हुई बॉल रूम में आई। सिंपल जीन्स और कुर्ते में भी अनिका की खूबसूरती हर लड़की पर भारी पड़ रही थी। कमरे में मौजूद हर लड़की की नज़र अनिका पर पड़ते ही उसे पर थम गई थी। बेचारी अनिका ने बिना किसी कसूर के काफ़ी लड़कियों की दुश्मनी मोल ले ली थी। सारे लड़के जिस तरह अनिका को देख रहे थे उसे काफ़ी ऑकवर्ड फील हुआ। वह चुपचाप कमरे में कोने में जाकर बैठ गई। होटल रिसेप्शन। लिफ्ट से निकलते ही रोहित ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों को आवाज़ लगाई। डिड यू फाइंड डॉक्टर अमृता इन द सिस्टम? एक रिसेप्शनिस्ट जो कंप्यूटर पर कुछ चेक कर रही थी उसने कहा, सर, डॉक्टर अमृता इज़ नॉट आवर गेस्ट। डॉक्टर अमृता नाम की किसी लड़की ने चेक इन नहीं किया है। रोहित ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, हाउ इज इट पॉसिबल? चेक अगेन। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, डॉक्टर अमृता इस वक्त हमारी होटल में ही मौजूद है एंड आई वांट टू मीट हर, इट्स अर्जेंट। यह कहकर रोहित ने रिसेप्शन डेस्क पर मुक्का मारा। रोहित के गुस्से से ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी से डर लगता था। रोहित के स्टाफ को एक रिसेप्शनिस्ट ने हिम्मत करके रोहित को कहा, सर, हो सकता है कि डॉक्टर अमृता हमारे यहाँ रुकी ना हो, मगर वह यहाँ हमारे रेस्टोरेंट में या कॉफ़ी शॉप में खाना खाने या कॉफ़ी पीने आए हों। यह सुनते ही रोहित कॉफ़ी शॉप की ओर मुड़ गया। कॉफ़ी शॉप में बैठे सारे गेस्ट को देखने लगा, मगर रोहित की परेशानी यह थी कि ना तो उसने कभी डॉक्टर अमृता को देखा था और ना ही इंटरनेट पर डॉक्टर अमृता की कोई फ़ोटोग्राफ मौजूद थी। उधर बॉल रूम में लगभग हर लड़का अनिका से दोस्ती करने की कोशिश कर चुका था। कोई उसका नाम पूछता तो कोई उसका नंबर मांगता। एक लड़के ने तो अनिका को बॉलीवुड की फिल्म भी ऑफर की। अनिका सबसे बस एक ही चीज़ कहती, नॉट इंटरेस्टेड। तभी वहाँ कामनी अपनी दोस्त पूजा के साथ आई। कामनी ने ऑफ शोल्डर 1 पीस गाउन पहना था। गाउन की लंबाई कुछ ज़्यादा थी। कामनी ने दोनों दोस्तों से गाउन को उठाया। कामनी ने दोनों हाथों से गाउन को उठाया। गले में हीरों का हार पहन रखा था, मैचिंग ब्रेसलेट और कानों में बड़े डायमंड स्टडेड झुमके। भारत की ज़्यादातर लड़कियां शादी में इतना नहीं सजती होंगी जितना कामनी इस पार्टी के लिए सज के आई थी। कामनी को इस रूप में देखकर सारे फ्रेंड्स चौंक गए। लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। किसी ने कहा, क्या बात है कामनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो किसी ने कहा, कोई हमें भी बताओ किस बात की पार्टी है आज? कहीं आज तुम दोनों कोई बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं करने वाले? यह सुनकर कामनी के गाल लाल हो गए। वह चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं छुपा पा रही थी। कामनी ने दोनों
हाथ उठाकर सबसे शांत रहने की रिक्वेस्ट की और कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा, तब तक पार्टी एंजॉय करो। लाउड म्यूजिक बजने लगा, वाइन की बोतलें खुलने लगीं, लड़के लड़कियां आपस में डांस करने लगे। वैसे तो कामनी ने अनिका को देख लिया था, मगर वह जानबूझकर अनिका से 2 टेबल दूर जाकर बैठी। अनिका समझ गई कि कामनी चाहती है कि वह उसके पास जाए। कामनी अनिका के टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। अनिका ने कामनी को रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, कामनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। कामनी अनिका को घूरने लगी। अनिका की खूबसूरती कामनी की आंखों में चुभने लगी थी। कुछ ही सेकंड में कामनी को एहसास हो गया कि सादे लिबास में भी अनिका कामनी से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामनी की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। उसने बड़ी रूडली अनिका से कहा, सच बता क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा यह बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? यह तुम्हारा वहम है। अनिका कामनी के बगल में आकर बैठ गई। अनिका कामनी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। मुझे बस उसके बारे में बता दो, वो कहाँ है। कामनी की आवाज़ अब जोर पकड़ रही थी। और कितने दाग लगाओगी परिवार पर? बेशर्मी की हद होती है। एक नाजायज़ बच्चे को लेकर घूम रही हो, दूसरे का पता पूछ रही हो, और अब यहाँ मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। अच्छा किया था मैंने तुम्हारे साथ। इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद कुंवारी माँ बन गई थी। अगर तुम उस वक्त ऐसी लगती तो पता ही नहीं क्या करती। अनिका यह बात सुनकर चौंक गई। उसने कामनी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया था उन्होंने मेरे साथ? कामनी को पता था लाउड म्यूजिक में उन दोनों की बातें कोई नहीं सुन पाएगा। कामनी ने गिलास में से जूस का सिप लिया और बड़े कैजुअल अंदाज से बोली, मेरी माँ ने ही तुम्हें कुछ इंजेक्शन दिए थे जिससे तुम्हारे शरीर में हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए थे और तुम एक बदसूरत मोटी हो गई। यह सुनकर अनिका को एक पल ऐसा लगा कि कामनी की जान ले लूं। सौतेली बेटी होने की कोई इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकता है? अनिका के चेहरे का रंग उड़ते देख कामनी को मज़ा आने लगा था। जले हुए पर नमक छिड़कते हुए कामनी ने कहा, मगर तुम्हें मानना पड़ेगा। इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद पता नहीं किस आवारा के साथ रात बिताकर आई थी। छी, तुम्हें तो सौतेली बहन कहने में भी शर्म आती है। अब जाओ यहाँ से, कुणाल दोबारा तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। अनिका को यह सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी, मगर वह सब कुछ बर्दाश्त करती गई क्योंकि उसे उसके बच्चे तक पहुंचने का कोई क्लू चाहिए था। वो फिर से कामनी को गिड़गिड़ा कर पूछने लगे, देखो कामनी, तुम्हें कुछ भी पता है मेरे बेटे के बारे में तो प्लीज़ बताओ मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अनिका की तड़प उसकी आंखों और उसके शरीर में साफ दिखाई दे रही थी। वो कांपते हाथों से कामनी के आगे गिड़गिड़ाने लगी। गलती से जूस का गिलास कामनी के कपड़ों पर उलट गया। कामनी अपना गाउन झटकते हुए खड़ी हुई। यू स्टूपिड वुमन, स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। गेट आउट फ्रॉम हेयर। कामनी ने अनिका को धक्का मारा। अनिका ज़मीन पर गिरी। उसे तो नहीं लगी, मगर उसका फ़ोन टूट गया। तेज म्यूजिक में भी कामनी की बातें काफ़ी लोगों ने सुनी। कामनी पूजा के साथ अपना ड्रेस ठीक करने वॉशरूम में चली गई। तभी अचानक बॉलरूम की लाइट्स ऑफ हो गईं। मेन डोर की फॉलो लाइट शुरू हुई। जब गेट खुला तो अंदर कुणाल एक गिटार के साथ एंटर हुआ। दूसरी ओर पैराडाइज कॉफ़ी शॉप में रोहित हर टेबल पर जाके डॉक्टर अमृता के बारे में पूछ चुका था, मगर उसे अमृता का कोई पता नहीं मिला। तभी उसे होटल के एक स्टाफ मेंबर ने कहा, सर, 4th फ्लोर पर बॉलरूम में कुणाल डोगरा की पार्टी चल रही है, वहाँ जाकर चेक करें, शायद डॉक्टर अमृता कुणाल डोगरा की गेस्ट हों। यह सुनते ही रोहित बिना टाइम गंवाए बॉलरूम की ओर जाने लगा। बॉलरूम में चारों तरफ अंधेरा था। स्पॉटलाइट सिर्फ कुणाल पर थी। कुणाल ने गिटार की स्विंग पर एक बार जोर से उंगलियां फेरी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़ी फिल्मी अंदाज से कुणाल बोला,
आज मैं अपने दिल की बात एक लड़की से कहने वाला हूँ। बस आप सबका मुझे उसमें थोड़ा सा साथ चाहिए। अंधेरे में लोग आवाज़ करने लगे, अरे कौन है वह लड़की, हमें भी बताओ। अरे भाई ज़रा खुल के बोलो जो कहना चाहते हो। तो कहीं से आवाज़ आई, एक काम करो, कोई अच्छा सा गाना गाओ। बॉलरूम में हल्की लाल लाइट ऑन हुई। कुणाल की नज़र फ़ोन ऑन करने की कोशिश करती हुई अनिका पर पड़ी। कुणाल की उंगलियां गिटार स्ट्रिंग पर घूमने लगीं। वो गिटार पर एक रोमांटिक धुन बजाने लगा। सब लोग सुर में ताली बजाकर और चुटकी बजाकर उसका साथ दे रहे थे। बॉलरूम से कामनी पूजा के साथ बाहर आई। कामनी ने देखा कि उसने कुणाल की एंट्री मिस कर दी थी। उसने अपना एक पाँव जोर से ज़मीन पर पटका और पूजा से कहा, उस अनिका ने पूरी शाम का मज़ा ख़राब कर दिया। पूजा ने कहा, शाम तो अभी शुरू हुई है, तुम अपना मूड बिगाड़ो मत। देखो कुणाल तुम्हारे लिए कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। हाय, काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता। कुणाल की उंगलियां गिटार पर जादू बिखेर रही थीं। वह धुन बजाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ रहा था। अनिका अपना ड्रेस दोनों हाथों से पकड़े धीरे धीरे कामनी अपना ड्रेस दोनों हाथों से पकड़े धीरे धीरे कुणाल के पीछे चल रही थी। कामनी को लग रहा था कि कुणाल की नज़र उस पर नहीं पड़ी। शायद कुणाल उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुणाल की नज़रों में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसकी ओर वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही कुणाल अनिका के नज़दीक पहुंचा, वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अनिका को यह सब बहुत अजीब लगा। वो बस कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगी। कामनी को जो कुछ हो रहा था उसका विश्वास नहीं हुआ। वह बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। किसी तरह कामनी ने पूरा जोर लगाकर अपने मुंह से आवाज़ निकाली, कुणाल, ये क्या कर रहे हो? कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। वह उठकर बोला, कामनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामनी ने कुणाल का कॉलर पकड़ उससे पूछा, तुमने यह सब इसके लिए किया है? कामनी की सांस फूलने लगी। कुणाल ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था। उसने अपना हाथ झटकते हुए कामनी से कहा, देखो तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात कर लूँगा। सारे दोस्तों के सामने कामनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। लोग मन ही मन हंस भी रहे थे कामनी पर। कामनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह रोते रोते कुणाल को पूछने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुमने इसके लिए मेरा दिल तोड़ा, इस बेशरम लड़की के लिए मेरा दिल दुखाया। यह सुनकर कुणाल कामनी पर भड़क गया। जस्ट शट अप, तुम रागिनी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जानती ही हो क्या हो तुम रागिनी के बारे में? कामनी ये सुनकर हैरान हो गई। उसने कुणाल से पूछा, रागिनी? कौन रागिनी? क्या तुम पागल हो गए हो? यह रागिनी नहीं, अनिका है, वो मोटी अनिका जिसे तुमने अभी अभी तलाक दिया है। यह सुनकर कुणाल के हाथ से गिटार गिर गया। उसने धीरे से अनिका की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। कुणाल कुछ कहे या करे उससे पहले कामनी ने अनिका के बाजू पकड़कर उसे बॉलरूम के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और बोली, मजाक बना के रख दिया मेरा और कुणाल का सबके सामने, मगर अब तमाशा बनाओगी तुम। आज तुम्हें वह सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मेरी या कुणाल की ज़िंदगी में आने के बारे में सोचोगी भी नहीं। कामनी ने अनिका को जोर से थप्पड़ मारा। पूजा ने अनिका के दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए। कामनी ने अनिका को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अनिका को थप्पड़ लगे उससे पहले रोहित ने कामनी का हाथ रोक लिया। रोहित ने बॉलरूम में मौजूद बाकी लोगों को देखा। रोहित ऊंची आवाज़ में बोला, व्हाट इज गोइंग ऑन? और आप सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं? रोहित ने कामनी का हाथ छोड़कर उसे वार्निंग दी। देखो, होटल पैराडाइज में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कुणाल बिल्कुल रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछने लगा, तुम कौन होते हो हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले? डू यू नो हु एम आई? कुणाल डोगरा नाम है मेरा।
कभी रोहित के पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, यह है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पाँव अपने आप थोड़ा पीछे हो गई। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफ़ी सुन रखा था। कुणाल किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से निकल गया। तभी रोहित का फ़ोन बजा। रोहित ने जब फ़ोन उठाया तो सैम ने कहा, सर काफ़ी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है, शायद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। सर मुझे लगता है अब तक वह होटल से निकल चुकी होंगी। मैं अब ज़्यादा देर तक इस वेबसाइट पर रहा तो फिर थ्रेट यू सिक्योरिटी में मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा। उसने आंखें बंद करके फ़ोन पटका और बॉलरूम में जाने लगा। तभी उसने मुड़कर बॉलरूम में मौजूद लोगों को पूछा, क्या डॉक्टर अमृता को कोई जानता है? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं, मानो वो रोहित से छुप रही हो। उसने अपने बाल ठीक किए और सामने खड़े रोहित को एक्सक्यूज मी कहकर निकल गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट। रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टेबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम के बीच था। सनी की टीम हार रही थी। उनके काफ़ी प्लेयर्स मर चुके थे। सभी प्लेयर्स मैसेज पर एक ही चीज़ लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम बस मुझे फॉलो करते जाओ। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल एक के बाद एक मूव्स करती हुई अपोजिट टीम के प्लेयर्स को मारती गई। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं कंप्यूटर खेल रहा हो। सनी जो पहले स्वीट एंजल का फ़ैन था, उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। फाइनली स्वीट एंजल ने अपोजिट टीम के सारे प्लेयर्स को मारकर गेम जीत कर सनी ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। सनी और बाकी टीम इतनी खुश थी मानो कोई जंग जीत ली हो। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। आपके साथ खेलने का मौका मिला है, यह मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आप जैसा गेमर शायद इस दुनिया में हो ही नहीं। यू आर द क्वीन फॉर अस गेमर्स। क्या मैं आपके बारे में ज़्यादा जान सकता हूँ? क्या आपकी कोई पिक मिल सकती है मुझे? आई एम योर बिगेस्ट फैन, प्लीज़ वन पिक, एक बार मिलो मुझे। तभी स्क्रीन पर स्वीट एंजल का मैसेज आया, इफ़ यू वांट टू मी यू हैव टू कम टू मनाली। यह सुनकर सनी सोफे के ऊपर खड़ा हो गया। उसने मैसेज टाइप किया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? आई एम इन मनाली टू। सनी अपने पैरों पर स्प्रिंग की तरह उछलने लगा था। उसे आज तक अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया। आगे रिया का मैसेज आया, ओके कम टू होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गईं। उसने एक साथ 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क भेज दिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्वीट एंजल उसकी होटल में रुकी थी। उसने कांपते हाथों से फिर से मैसेज किया, विच रूम आर यू स्टेइंग इन? आई एम आल्सो इन होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। इसे मैसेज टाइप करने के बाद सनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि यह सब सच है या उसका कोई सपना। आंखें खोलकर जब उसने स्वीट एंजल का जवाब पढ़ा, उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना ही है। स्वीट एंजल ने लिखा था, आई एम स्टेइंग इन द प्रेसिडेंट स्वीट। साथ ही स्वीट एंजल ने अपनी सेल्फी निकाल कर भेज दी थी। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा वह अपनी आने वाली ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर, और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था।
एपिसोड 9 ट्यूशन टीचर। सनी की आंखें तो खुली थीं मगर वह बेहोश था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थीं। मुंह खुला हुआ था और हाथ पांव सोफे पर लटक गए थे। थोड़ी देर बाद सनी अपनी आंखें झपकाने लगा। उसने अपना मुंह जोर जोर से हिलाया और फिर से लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखा। उसके भतीजे आर्यन की तस्वीर अब भी लैपटॉप स्क्रीन पर थी। सनी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का नंबर 1 गेमर सनी, जिसका नंबर 1 फैन था, वह और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। सनी धीरे धीरे होश में आने लगा। उसके हाथ पांव में अब थोड़ी सी हरकत होने लगी थी। उसने लैपटॉप उठाया, थोड़ी हिम्मत इकट्ठा की और सोफे पर से उठा। लैपटॉप हाथ में लेकर वो बिल्कुल धीरे कदमों से आर्यन के बेडरूम के पास गया। दरवाजे का लॉक खोलकर उसने दरवाज़ा सिर्फ आधा इंच खोला। सनी एक आंख से कमरे में झांकने लगा। सनी की सांसें फूली हुई थी डर की वजह से। उसके चेहरे और पूरे बदन से पसीना टपकने लगा। सनी ने देखा कि आर्यन राइटिंग टेबल पर बैठा हुआ है और अपना होमवर्क कर रहा था। हिम्मत करके सनी ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। सनी धीरे धीरे आर्यन के टेबल की ओर बढ़ रहा था। सनी कभी लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखता तो कभी आर्यन की ओर। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सनी ऐसा क्यों कर रहा है। सनी ने लैपटॉप बंद किया और सीधा जाकर आर्यन के पांव पकड़ लिए। आर्यन अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसने घबराकर सनी से पूछा, चाचू ये क्या कर रहे हो आप? सनी नीचे लेटे लेटे ही उसे जवाब देने लगा, चाचू मत कहो सर, आप कौन हो और हम मनुष्यों के बीच क्या कर रहे हो? आर्यन को पता था कि सनी काफ़ी अजीब बातें करता है, मगर आज सनी की बातें उसे कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही थीं। उसने सनी से पूछा, चाचू आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? सनी ने दोनों हाथों से आर्यन के दोनों पाक पकड़ रखे थे। अपनी गर्दन ऊंची की, आर्यन को देखा और कहा, मान गया गुरु, हमेशा शांत और चुपचाप क्यों रहते हो? उसका राज मुझे आज पता चला। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मुझे पता लग गया। लोगों से बात करना आपको पसंद नहीं। हमेशा क्यों इस बेडरूम की 4 दीवारी में कैद रहते हो? इस मूर्ख बालक को आज समझ गया मैं समझ सकता हूँ। इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुँचने के लिए जो डेडिकेशन और हार्ड वर्क चाहिए वह पढ़ाई के साथ तो नहीं हो सकता। आर्यन ने अपनी चेयर को कस करके पकड़ा हुआ था ताकि बैलेंस घुमाकर कहीं वो सनी पर न गिर पड़े। आर्यन ने हैरान होकर सनी से बार बार रिक्वेस्ट की, चाचू छोड़ दीजिए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? तभी सनी ने झटके से आर्यन के दोनों पांव छोड़ दिए। अपने घुटनों के ऊपर बैठकर सनी ने ठीक से अपना मुंह आर्यन के मुंह के सामने लाकर कहा, बाकी सब तुम मुझे समझ आ गया। बस गुरु मुझे इतना बता दीजिए कि यह सब आप करते कब हो? बेचारा आर्यन अपनी नाक को जाते हुए सनी को देख रहा था। आर्यन का कोई जवाब ना मिला देखकर सनी खड़ा होकर बोला, समझ गया मैं, इट्स ए टॉप सीक्रेट। मैं भी वादा करता हूँ आपके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूँगा। डोंट वरी एंजल, सॉरी टॉप सीक्रेट। इतना कहकर सनी ने लैपटॉप उठाया और कमरे के बाहर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर सनी ने फिर से मुड़कर कहा, देखो हो तो तुम मेरे भतीजे। बस इतना कहूँगा, अगर इन सब बातों का भैया को पता चला तो पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेंगे, मगर इतना याद रखना तुम्हारे हर कदम पर मैं साथ हूँ, एक आर्मी सोल्जर की तरह। सनी ने आर्यन को सल्यूट किया और वहाँ से चला गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402 अनिका अपनी स्वीट में पहुंची। उसने बेडरूम में जाकर देखा तो हमेशा की तरह रिया अपने कानों में हेडफोन लगाकर टैबलेट पर अपनी गेम्स खेलने में बिजी थी। अनिका ने ड्राइवर से
रिया का मोबाइल फ़ोन निकाला, ड्राइव से मोबाइल फ़ोन निकाला। फिर रिया के कान के हेडफोन निकाल कर बोली, बेटा मम्मा का आज फ़ोन ख़राब हो गया है, कैन आई यूज़ योर फ़ोन? कल तुम्हें नया दिला दूँगी। रिया ने कहा, ठीक है, यू कैन कीप इट। रिया ने अपने हेडफोन फिर से कानों में लगाते हुए कहा, मेरे पास टैबलेट है, होटल का वाईफाई है, आई कैन स्टे कनेक्टेड विद माई वर्ल्ड, यू कैन यूज माई फ़ोन टू स्टे कनेक्टेड विद योर्स। रिया की बातों से कभी कभी समझ में नहीं आता था कि उम्र में उन दोनों में कौन बड़ा है। अनिका ने मुस्कुराकर रिया के गालों पर इश्क करते हुए कहा, थैंक यू माय लव। बेडरूम से बाहर निकलकर अनिका ने रिया के फ़ोन में अपना सिम डाला। अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला, उसका फ़ोन बजने लगा। राजलक्ष्मी शायद काफ़ी देर से अनिका को फ़ोन लगा रही थी। अनिका ने जैसे ही कॉल आंसर किया, सामने से राजलक्ष्मी की आवाज़ आई, वेयर हैव यू बीन मैम? मुझे लगता है मिस्टर रोहित मारवा को पता चल गया है कि आप मनाली में हो। बॉलरूम में अनिका को इस बात का शौक तो लगा था जब रोहित ने लोगों से अमृता के बारे में पूछा था। अनिका सोचने लगी कि रोहित को कैसे पता चला कि डॉक्टर अमृता मनाली में है। राजलक्ष्मी फ़ोन पर बोली, मैम आई एम श्योर वह आपका मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं, इट्स ए वेरी बिग ट्रैप। यह बात सुनते ही अनिका की हंसी निकल गई। उसने राजलक्ष्मी से कहा, राजलक्ष्मी प्लीज़, रोहित मारवा इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर एक डॉक्टर को क्यों ट्रैप करेगा? अनिका और राजलक्ष्मी की बातें चल ही रही थी कि तभी कॉल वेटिंग पर गौतम गुलेरिया का फ़ोन आया। स्क्रीन पर गौतम गुलेरिया का नंबर देखते ही अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, मुझे इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ये सुन कहकर अनिका ने सेकंड लाइन की कॉल एक्सेप्ट की। कॉल कनेक्ट होते ही गौतम ने भारी आवाज़ से अनिका के कानों में कॉल कनेक्ट होते ही गौतम की भारी आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी, मुझे पता नहीं इस बात से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन बचपन में मेरी बहन ज्योति ने तुम्हें बहुत संभाला है, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें एक बार बता दूं। ज्योति इज क्रिटिकल, उसे लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। गौतम ने इतना कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका की माँ के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। बचपन में ज्योति बुआ के साथ गुजारी सारी यादें एक पल में अनिका की आंखों के सामने फ्लैश हो गई। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फ़ोन आया। अनिका ने बिना देरी करके फ़ोन उठाया। प्रीति की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वह काफ़ी देर से रो रही थी। प्रीति रोते हुए बोली, मम्मी को बचा लो, दीदी बचा लो, यह लोग कह रहे हैं कि अगर। इतना कहकर प्रीति जोर जोर से रोने लगी। वह आगे कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पा रही थी। अनिका उसे बार बार पूछने लगी, क्या प्रीति, क्या कहा प्रीति उन्होंने, बोलो क्या कहा उन लोगों ने। प्रीति अब कुछ बता नहीं पा रही थी, बस उसके रोने की सिसकियाँ बढ़ रही थीं। अनिका ने अपने मेडिकल प्रोफेशन की ज़िंदगी में बड़े बड़े मिरेकल होते हुए देखे थे। वह अपनी ज्योति बुआ को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। रोती हुई प्रीति को दिलासा देते हुए अनिका ने कहा, तुम फिक्र मत करो प्रीति, मैं आ रही हूँ, बुआ को कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। रेसिडेंशियल स्वीट 2401। वहाँ रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में डोरबेल बजी। सनी ने आई वीवर से देखा। आर्यन की टीचर मिस मैरी आई थी। दरवाज़ा खोलते हुए भी सनी को हंसी आ रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, मेरा भतीजा इतना बड़ा गेमर और यह मेरी उसे पढ़ाएगी। अपना और आर्यन का दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है। सनी ने एक बड़ी स्माइल देकर मिस मैरी को बोला, वेलकम टीचर, मे यू हैव ए गुड ट्रेनिंग सेशन। मिस मैरी ने सनी को गुस्से से देखा। सनी का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। मिस मैरी तेजी से आर्यन की बेडरूम की ओर बढ़ती हैं। दरवाजे तक पहुंचकर
रुक गईं। मिस मैरी ने सनी को वार्न किया, याद रहे, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस व्हेन आई एम विद माय स्टूडेंट। सनी पाँव पे पाँव चढ़ाकर बीन बैग पर बैठ गया। कान में हेडफोन लगाते हुए बोला, ओके मैम, एंड सेम टू यू। मैरी ने सनी को एक एग्री लुक देकर दरवाजा जोर से बंद किया। बेहद गुस्से में मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने आर्यन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। उसने राइटिंग डेस्क से लकड़ी की रूलर उठाई। आर्यन राइटिंग डेस्क से उठकर टीचर के पास गया और फिर अपने हाथ की रूलर टीचर को दे दी और अपना हाथ आगे कर दिया। मैरी ने एक के बाद एक 3 बार आर्यन के छोटे से हाथों पर लकड़ी की रूलर से मारा। आर्यन ने अपनी आंखें मींच लीं, अपने दांत कच-कच आए और हाथों की मुट्ठी जोर से कस ली। वो दर्द से चीखना तो चाहता था, मगर उसे पता था कि मुंह से आवाज़ निकलने की सज़ा थी ज़्यादा मार। थोड़ी देर बाद जब दर्द थोड़ा कम हुआ, आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें तो ठीक सामने मिस मैरी की आंखें थीं। मैरी की आंखों में गुस्सा बिल्कुल नहीं था, बल्कि बड़ी मीठी और प्यारी आवाज़ में बोली, तुम जानते हो मैं तुम्हें पहले ही सज़ा क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिना गलती किए रह ही नहीं सकते। आज की होने वाली गलती के लिए तुम्हारी एडवांस सज़ा थी। चलो जाओ, अब कल दिया गया होमवर्क दिखाओ। आर्यन उंगलियां मसलता हुए अपने राइटिंग डेस्क के पास गया। उसने अपनी वर्कशीट निकाली और मैरी के हाथ में दे दी। वर्कशीट चेक करती हुई मैरी ने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशन बदलना शुरू किया और फिर वर्कशीट दोनों हाथों में पकड़कर फाड़ दी। अब मैरी की आवाज़ ऊंची और स्ट्रिक्ट हो गई। व्हाट इज दिस आर्यन? तुम कभी कोई काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुमने यहाँ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैरी फिर से आवाज़ नीचे करके उसके शांत अंदाज में कहने लगी, तुम्हारी उम्र के बच्चे कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तुम बेशक 6 साल के हो गए हो, मगर तुम्हारा दिमाग किसी 1.5 साल से के बच्चे से ज़्यादा नहीं है। तुम अपने परिवार के लिए एक बोझ हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा अपने परिवार से दूर हो गए हैं। क्यों पता है? क्योंकि सबको इस बात शर्म आती थी कि मारवा ख़ानदान का वारिस एक पागल है। तुम्हारे पिछले स्कूल ने भी तुम्हें इसी वजह से निकाला था। तुम एक पागल हो और तुम्हारे रहते बाकी बच्चों पर असर नहीं पड़ता। तरस आता है मुझे तुम्हारे पापा पर। तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हो रही है हर जगह उनकी। मिस मैरी ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया और आर्यन के चेहरे पर हाथ घुमाकर बोली, मैं तो टीचर हूँ और मेरा काम है तुम्हें अच्छी तरह एजुकेशन देना। चलो आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैरी ने आर्यन को कंधे से पकड़ा, फिर दोनों राइटिंग डेस्क पर जाकर बैठ गए। मैरी आर्यन को किताब खोलकर पढ़ाने लगी। आर्यन की आंखों में आंसू थे, उसकी नज़रें किताब पर थीं, मगर उसके अंदर मिस मैरी की आवाज़ बार बार गूंज रही थी, तुम एक पागल हो, तुम एक पागल हो। रेजिडेंशियल स्वीट 2402। हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने स्वीट से बाहर निकली ही थी। उसने रिया को अपना गुड बाय किस देकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अनिका चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार रिया को देखे। उसे पता था कि बुआ रिया को देखते ही सब कुछ भुलाकर उसे अपने लेगी, लेकिन वो जानती थी कि हॉस्पिटल में कामनी और उसकी माँ भी होंगे। रिया को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी दोनों। लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते ही अनिका लिफ्ट में चली गई। दरवाज़ा बंद तो हुआ, मगर लिफ्ट स्टार्ट नहीं हुई। दरवाज़ा फिर खुला, सामने से मिस मैरी अंदर आई। मैरी ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट चलने लगी थी, मैरी को एक कॉल आया। मैरी फ़ोन उठाकर बातें करने लगी और अनिका ज्योति बुआ की तबीयत को लेकर टेंशन में थी। तभी उसने मैरी को एक अजीब बात करते हुए सुना, पागल है, नहीं तो हो जाएगा।
मेरी बात करते हुए हंस रही थी। उसे सेकंड स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाती हूँ और सवाल 6th स्टैंडर्ड के पूछती हूँ। गलती करे तो मारती हूँ, ना करे तो ज़्यादा मारती हूँ। मारने पर मुँह से आवाज़ निकाली तो उसकी नानी याद दिलाती हूँ। ओह सॉरी। उसे तो यह तक नहीं पता कि उसकी माँ कौन है, तो नानी याद आने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह कहकर मैरी जोर से हंसी। मैरी को एहसास हुआ कि लिफ्ट में और भी कोई है। उसने अनिका को देखा और कहा, सॉरी इफ़ आई वॉज लाउड। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मैरी को फ़ोन पर बातें करते हुए लिफ्ट से निकल गई। अनिका ने अभी अभी जो सुना था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक औरत, एक टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अनिका जानती थी कि प्रेजिडेंशियल स्वीट 2401 रोहित का है। इसका मतलब साफ है, यह औरत रोहित के बेटे के बारे में बात कर रही थी। बाहर खड़े लोग अनिका के निकलने का इंतजार कर रहे थे। बाहर खड़े एक बुजुर्ग ने अनिका से कहा, हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम्हें लिफ्ट से बाहर निकालने का मन नहीं हो रहा। बाहर खड़े पाके लोग हंसने लगे और ओल्ड मैन के सेंस ऑफ ह्यूमर को दाद देने लगे। अनिका अपनी सोच से बाहर आई। उसने सर झुकाकर सबको सॉरी कहा और लिफ्ट से बाहर निकली। होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। अनिका को देखकर अचानक रोहित चलते चलते रुक गया। अनिका ने सोचा रोहित को जाकर सब बता दे, मगर तभी रोहित के एक गेस्ट ने कहा, मिस्टर रोहित, आर नॉट यू कमिंग विद अस। रोहित ने अपना ध्यान अनिका से हटाकर डेलीगेट्स से कहा, ओह आई एम सॉरी, प्लीज कम विद मी। अनिका ने एक हाथ से रोहित को रुकने का इशारा करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर मारवा। यह सुनते ही रोहित के गार्ड्स ने अनिका को आगे बढ़ने से रोक लिया। रोहित डेलीगेट्स के साथ आगे बढ़ रहा था, मगर उसका ध्यान पीछे अनिका पर था। गार्ड्स अनिका को आगे जाने नहीं दे रहे थे। अनिका ने बिना किसी की परवाह किए रोहित को आवाज़ लगाई, मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर, ही नीड्स हेल्प। एपिसोड 10, हमशक्ल। योर सन नीड्स हेल्प। अनिका के मुंह से यह सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। रोहित अनिका की तरफ मुड़ा और गार्ड्स को इशारा किया कि वह अनिका को आने दे। रोहित ने अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट की कि वह कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। जैसे अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित ने गार्ड को दौड़कर रोहित के पास आ गए। गार्ड ने अनिका को डिस्टेंस बनाए रखने का इशारा किया। गार्ड्स अपनी बंदूकों के साथ अलर्ट थे। मारवा कंपनी के दुश्मन कब किस तरह अटैक करें यह किसी को नहीं पता था। गार्ड्स को हर सिचुएशन के लिए सावधान रहना था। अनिका की बात सुनकर रोहित शॉक्ड हो गया। उसने अनिका से पूछा, व्हाट डू यू मीन वाई दैट। अनिका गार्ड्स को देखने लगी। गार्ड्स के सामने यह सारी बातें रोहित को बतानी चाहिए या नहीं, यह सोचने लगी। अनिका के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस वक्त अनिका को खुद की सेफ्टी से ज़्यादा बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी। अपने कंधे से लटके पर्स के ब्लैक बेल्ट को अनिका ने कसकर पकड़ लिया। गार्ड्स की ओर देखते हुए अनिका ने रोहित से कहा, देखिए मिस्टर मारवा, आई थिंक यू शुड हेल्प योर सन, वह किसी मुसीबत में है। यह सुनकर रोहित की हैरानी और बढ़ गई। उसने अनिका से पूछा, आप कहना क्या चाहती हो, प्लीज़ साफ साफ कहिए। अनिका और भी कन्फ्यूज हो गई, क्या बात करें। अनिका तो लिफ्ट में मिली औरत को जानती तक नहीं। अनिका ने रोहित को समझाने की कोशिश की, देखिए मिस्टर मारवा, मुझे लगता है आपके बेटे को उसकी ट्यूशन टीचर मेंटल टॉर्चर दे रही हैं, जिसकी वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ रही है। बच्चे कभी कभी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा यहाँ कहाँ गया एक झूठ उनके लिए। रोहित ने बीच में ही अनिका को रोक दिया। एक्सक्यूज मी, आप क्या कहना चाहती हैं। अनिका को पता नहीं चल रहा था कि वह किस तरह से रोहित को समझाए। अनिका का पैनिक बढ़ता जा रहा था। वह कोई मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी। अनिका ने
लंबी सांस भर के रोहित की आंखों में आंख डालकर बोली, देखिए मुझे लगता है आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसे काफ़ी ज़रूरत है। इतना कहकर अनिका वहाँ से चली गई। अनिका को इस तरह दौड़कर वापस जाते हुए देखकर रोहित की एक गार्ड ने कहा, सर मुझे लगता है यह लड़की आपकी बहुत बड़ी दीवानी है, किसी न किसी तरह आपकी नज़रों में आना चाहती है। तभी एक दूसरे गार्ड ने कहा, सर आज तक हज़ारों लड़कियों को आपके पीछे घूमते हुए देखा है, मगर एक बात तो है, यह लड़की काफ़ी बाकी लड़कियों से अलग है। सारे गार्ड थोड़ा हंसने लगे। तभी रोहित ने गार्ड्स को एक बॉस वाली लुक दी और सारे गार्ड्स फिर अटेंशन में आ गए। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अनिका हॉस्पिटल रिसेप्शन पर पहुंची। उसने रिसेप्शनिस्ट से ज्योति शर्मा का बेड नंबर पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने अपने सिस्टम में चेक किया और अनिका से कहा, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 32। जैसे अनिका लिफ्ट की ओर जाने लगी, रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोककर कहा, एक्सक्यूज़ मी मैम, आपको इस फ़ोन पर अपना नाम लिखना होगा और यह विजिटर आईडी गले में पहनना होगा। अनिका ने फ़ोन भरने के लिए पेन उठाई, फ़ोन पर नाम लिख दिया, डॉक्टर अमिता कुलेरिया। अनिका को रियलाइज हुआ कि यहाँ पर डॉक्टर अमिता की पहचान छुपा कर आई है। उसने किसी तरह वह फॉर्म अपने पर्स में डाल दिया और रिसेप्शन पर पड़ा दूसरा फॉर्म भरने लगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की को यह थोड़ा अजीब लगा, मगर हॉस्पिटल में उसने इससे भी ज़्यादा अजीब लोगों को अटेंड किया था। अनिका के पास से फॉर्म लेकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे लिफ्ट का रास्ता दिखाया। अनिका रूम नंबर 32 में पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी हुई थी। अनिका के कदमों की आवाज़ सुनकर प्रीति ने ऊपर देखा। जैसे ही उसे अनिका दिखी, वो दौड़कर अनिका से लिपट गई। प्रीति जोर से रोने लगी। अनिका ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए उसे फिर से बेंच पर बिठाया। प्रीति को गले लगाकर अनिका ने कहा, शांत हो जाओ प्रीति, कुछ नहीं होगा बुआ को, मैं हूँ ना। अनिका के आने से प्रीति को थोड़ी हिम्मत मिली थी। जैसे ही प्रीति थोड़ी शांत हुई, अनिका ने उससे कहा, मुझे बुआ के पास लेकर चलो। अनिका हॉस्पिटल रूम का दरवाज़ा खोलकर प्रीति को साथ लेकर ज्योति बुआ हॉस्पिटल के बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। ज्योति बुआ के हाथ में सलाइन लगी हुई थी। उनके सर में लंबे लंबे मॉनिटरिंग वायर लगे हुए थे जो एक मशीन से कनेक्टेड थे। अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी और वो भी इस हालत में। ज्योति बुआ का शरीर बिल्कुल निर्जीव पड़ा हुआ था। सिर्फ मशीन में हलचल हो से पता चलता कि पेशेंट सांस ले रहा है। अनिका को अचानक बुआ का चेहरा कुछ धुंधला लगने लगा। अनिका की आंखों में आंसू थे। प्रीति के सामने अनिका को हिम्मत दिखानी थी। वो EEG मशीन के पास गई और रीडिंग चेक करने लगी। बुआ के बेड के बगल में उनकी कैश फाइल थी। अनिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफ़ी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था कि जिससे ऑपरेटर करते वक्त ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेज थे। ऐसे ऑपरेशन के लिए 4 से 5 एक्सपीरियंस सर्जन की ज़रूरत होती है। बेड की दूसरी तरफ प्रीति मुंह पर हाथ रखकर अपना रोना दबा रही थी। प्रीति रिपोर्ट्स पढ़ रही अनिका के पास आकर बोली, डॉक्टर कहते हैं अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मम्मी। आगे बोलने से पहले अनिका के आंसू फिर बहने लगे। उसकी सिसकियाँ तेज होने लगीं। अनिका उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई। अनिका को इस वक्त इमोशन से ज़्यादा ज्योति बुआ को बचाने में कंसंट्रेट करना था। उसने रोती हुई प्रीति से पूछा, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल काम करते हैं? क्या तुम उन्हें जानती हो? प्रीति अनिका को सुनकर चौंक गई। उसने कहा, हाँ दीदी, वो यहाँ के डीन हैं। क्या आप उन्हें जानती हो? अनिका ने बात बदलते हुए कहा, नहीं, वो बस मैंने उनका नाम सुना है। तुम मुझे उनके पास ले चलो। प्रीति अनिका को लेकर डॉक्टर अग्रवाल के ऑफिस
की ओर चलने लगी। अनिका को रिपोर्ट्स देखकर इतना तो पता चल चुका था कि अगर कोई सर्जन बुआ को ऑपरेटर करेगा तो उनके बचने के चांसेस 20 to 30% होंगे, और अगर वो खुद ऑपरेट करेंगी तो ज्योति बुआ के बचने के चांसेस 60 से 70% हो सकेंगे। जब अनिका और प्रीति ऑफिस पहुंचे तो डॉक्टर अग्रवाल अपनी कैबिन से बाहर निकल रही थी। प्रीति और अनिका को देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति से कहा, हेलो यंग लेडी, एंड हु इज दिस ब्यूटीफुल गर्ल विद यू। प्रीति ने डॉक्टर अग्रवाल और अनिका को इंट्रोड्यूस करवाया। दीदी ने, ये डॉक्टर अग्रवाल हैं, एंड डॉक्टर ये अनिका दीदी हैं, ये मम्मी के बारे में आपसे बात करना चाहती हैं। डॉक्टर अग्रवाल का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उन्होंने अपने कैबिन का दरवाज़ा खोला और प्रीति और अनिका को अंदर बैठने के लिए कहा। फिर एक वार्ड बॉय से लड़कियों के लिए काफ़ी लाने को कहा। डॉक्टर अग्रवाल अपनी सीट पर बैठते हुए बोले, आई डोंट वांट टू गिव यू गर्ल्स फॉल्स होप्स। मिस्टर शर्मा इज क्रिटिकल। उनका इलाज करना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में हमें उनकी सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर अग्रवाल ने ज्योति बुआ के स्कैन रिपोर्ट्स टेबल पर रख दिए। फिर एक मार्कर से अनिका को प्रॉब्लम समझाने लगे। देखो, ट्यूमर को सर के हिस्से से निकालना होगा, लेकिन ये काम कोई भी सर्जन नहीं कर सकता। यू नीड ए ब्लडी गुड सर्जन टू डू दिस जॉब बिकॉज द पोजीशन ऑफ द ट्यूमर इज़ वेरी ट्रिकी। डॉक्टर अग्रवाल अनिका की ओर देखकर समझाने लगे, जैसे तुम्हारी मॉडलिंग फील्ड में हर मॉडल नहीं कर सकती, खास प्रोजेक्ट्स के लिए खास मॉडल्स को चुना जाता है, वैसे ही ये ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के अलावा अगर कोई करेगा तो रिस्की होगा। डॉक्टर अग्रवाल को यह नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वो ही द फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। अनिका ने स्कैन रिपोर्ट्स ध्यान से देखे और नज़रें रिपोर्ट्स पर रख के डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, डॉक्टर कैन आई ट्राई। डॉक्टर अग्रवाल को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कन्फ्यूज चेहरे से अनिका को पूछा, आई एम सॉरी यंग लेडी, कैन यू प्लीज कम अगेन। अनिका स्कैन रिपोर्ट्स पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कैबिन का दरवाज़ा खुलकर कामनी और मनीषा गुलेरी अंदर आए। मनीषा ने अनिका को देखकर डांट दिया, अनिका यह क्या तरीका है, बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर अग्रवाल से कोई नहीं मिल सकता, पता नहीं है क्या तुम्हें, कब मैनर्स सीखोगी। डॉक्टर अग्रवाल को मनीषा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं ब्यूटीफुल यंग गर्ल, नीड नो अपॉइंटमेंट टू टॉक मी। अनिका की तरफ अब कामनी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। अनिका की तारीफ अब कामनी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। डॉक्टर अग्रवाल के लिए अपने गुस्से को कामनी ने किसी तरह दबाया। डॉक्टर अग्रवाल चलकर कामनी के पास आई। उन्होंने कामनी की पीठ थपथपाकर अनिका से कहा, देखो अनिका, कामनी हमारी 2nd ईयर की स्टूडेंट है। सी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट। उसने मिसेस ज्योति शर्मा की रिपोर्ट्स इंडिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन अमृता को मेल की हैं और रिक्वेस्ट की है कि वह खुद आकर तुम्हारी ज्योति बुआ का ऑपरेशन करें। यह बात सुनकर अनिका अपना फ़ोन चेक करने लगी। कामनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था और ना ही कोई रिक्वेस्ट की थी। मनीषा गुलेरिया कामनी के सर पर हाथ रखकर डॉक्टर अग्रवाल कहने लगे, डॉक्टर साहब, कामनी बहुत ही इमोशनल है, अपनी बुआ से बहुत ज़्यादा अटैच है। डॉक्टर अग्रवाल अपनी चेयर पर वापस बैठे और कामनी से पूछा, कामनी, डॉक्टर अमृता ने कोई जवाब दिया? कामनी की शक्ल से साफ पता लग रहा था कि अब उसके मुंह से जो निकलेगा वह झूठ है। कामनी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठा एक्सप्रेशन देखकर कुछ चेक करने लगी, फिर झूठ मूठ निराश होकर डॉक्टर अग्रवाल से बोली, नो सर, नॉन सर, आई थिंक वो बिजी होंगी, फिर उनके चार्जेस। मनीषा ने कामनी को बीच में ही रोककर कहा, कितनी बार कहा है कामनी,
ज्योति बुआ के इलाज के लिए वह जो फीस मांगे हैं मैं और तुम्हारे पापा चुका देंगे। आखिर एक ही तो बहन है उनकी। मनीषा का यह नेचर देखकर डॉक्टर अग्रवाल काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने मनीषा से कहा, मिसेस शर्मा इज लकी, जिन्हें आप जैसा परिवार मिला। मनीषा ने एक बड़ी सी स्माइल दी और डॉक्टर अग्रवाल से कहा, हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। चलो बेटा। कामनी, प्रीति अनिका डॉक्टर अग्रवाल को और भी पेशेंट देख रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी जेब से पेन निकाली, एक प्रिस्क्रिप्शन लेकर लेटर पर अपना नंबर लिखते हुए बोले, अनिका दिस इज माय पर्सनल नंबर, तुम्हें कुछ भी पूछना हो तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। अनिका ने वह कागज़ पर्स में रख लिया। जब अनिका कैबिन से बाहर जाने लगी तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका से पूछा, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या टेलीविज़न पर? इसके पहले ही अनिका डॉक्टर के सवाल का जवाब देती कि कामनी ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, सर यह कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं, यह तो एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी। शादी के दूसरे ही दिन पता चला यह तो कोई पहले से प्रेग्नेंट थी। अब 6 साल बाद वापस लौटी है। अब जैसी भी है मेरी बहन है। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका केबिन से बाहर निकल गई थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर पहुंचकर अनिका ने पर्स से अपना काला चश्मा निकालकर पहन लिया। कामनी, मनीषा और प्रीति उसके पीछे आए। मनीषा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा काम करती ही क्यों हो कि मुंह छुपाना पड़े। कामनी अपने एक हाथ की उंगली से गाड़ी की चाबी गोल गोल घुमाकर बहुत खुश हो रही थी। बॉलरूम में सबके सामने हुई उसकी इंसल्ट का आज उसने बदला ले लिया। उंगली में चाबी घुमाते हुए वह प्रीति के पास गई और कहा, देखो प्रीति, तुम तो जानती हो कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ ज्योति बुआ की जान बचाने की। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर से भी बात कर ली है मैंने। अब अगर तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दें तो हम सब मिलकर ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। अनिका का ध्यान कामनी की बातों पर तो नहीं था। वो सिर्फ यह सोच रही थी कि किसी तरह उसे ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना होगा। प्रीति को कामनी की बातों में एक उम्मीद दिखाई दी। प्रीति ने कामनी से पूछा, बोलो कामनी, क्या करना है हमें? दीदी मम्मी के लिए ज़रूर करेंगी, है ना दीदी? बोलो क्या करना होगा? मनीषा धीरे से अनिका के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका के सनग्लासेस उतारकर बोली, तुम्हारी माँ मरने से पहले वो जो 2 टके की फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर गई थी, वो फार्मा फैक्ट्री तुम अपनी बहन के नाम कर दो बस। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामनी के नाम कर देगी। अनिका चलकर हॉस्पिटल की खिड़की के पास गई। वो खिड़की के बाहर देखकर सोचने लगी। उसे सोचता हुआ देखकर मनीषा और कामनी प्रीति को भड़काने लगी। देखा, आज तक कितने एहसान किए थे ज्योति बुआ ने इस पर। आज जब इसके पास मौका है एहसान चुकाने का तो किस सोच में डूबी हुई है। प्रीति दौड़कर अनिका के पास गई। वो अपने दोनों हाथों से अनिका का कंधा और बाजू लाने लगी। वो एक ही रट लगा रही थी, दीदी प्लीज़ दे दो ना कंपनी, प्लीज़ दीदी दे दो ना कंपनी। प्रीति की बातें जैसे ही अनिका के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। पीछे खड़ी मनीषा और कामनी को पता था अब उन्होंने अनिका को चारों ओर से फंसा लिया था। प्रीति अनिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी, दीदी प्लीज़ बचा लो मम्मा को। अनिका ने अपने कंधों पर रखा प्रीति का हाथ पकड़ा और धीरे से उसका हाथ अपने कंधों से सरका दिया। प्रीति कुछ बातें करे उससे पहले अनिका वहाँ से निकल गई। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। वो सिर्फ खुली आंखों से उसे अकेला छोड़कर जाती हुई अनिका को देखने लगी। होटल पैराडाइज टॉप फ्लोर। अनिका के स्वीट की डोरबेल बजी।
रिया ने दरवाज़ा खोला। रूम सर्विस रिया ने ऑर्डर किया। वह पिज़्ज़ा लाया था। बॉय ने पिज़्ज़ा डाइनिंग टेबल पर रखा। उसने रिया से कहा, एन्जॉय योर मील मैम। इस पर रिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देंगी बॉय। रिया को स्माइल देकर चला गया। जैसे ही रिया ने पिज़्ज़ा का टुकड़ा उठाया, उसे कुछ याद आया। उस दिन फ़ोन पर जिस दोस्त से बात हुई थी वो तो होटल लॉबी आया ही नहीं। रिया ने प्लेट में पिज़्ज़ा के 2 टुकड़े दिए। उसे पता था मम्मा के सामने जाने से मना किया था। अगर उस दोस्त की बातें सुनकर रिया को लगा कि वो बहुत अकेला था। रिया उससे दोस्ती करना चाहती थी। रिया ने अपने स्वीट का मेन डोर खोला। धीरे धीरे वो सामने वाले स्वीट के दरवाजे तक पहुंची। डोरबेल तक रिया का हाथ नहीं पहुंचा था। वो अपनी पाँव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा आर्यन ने खोला। दरवाज़ा खुलते ही रिया और आर्यन ने एक दूसरे को देखा। रिया के हाथ से प्लेट गिर गई। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें लगा कि किसी ने उनके सामने मिरर रखा हो। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए।